नमस्कार। आपका मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा के अंतर्गत दी बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर ग्रुप में आपका स्वागत है। और बच्चों, आपने अभी तक अध्ययन किया भौतिक स्वरूप और उसका संरचना एवं उच्चवच में इस चैप्टर को अध्ययन किया। इसके पहले हम लोग स्थिति और विस्तार अध्याय का प्रश्न उत्तर भी देख चुके थे और इस अध्याय को हमने अलग अलग खंडों में बांट के वीडियो लेक्चर के माध्यम से, ये 4 वीडियो लेक्चर के माध्यम से हमने इसको देखा। अब हम 5वें में इसके प्रश्न उत्तर के को समाहित करके आए हुए हैं। चूँकि हमने स्थिति और विस्तार का जो प्रश्न उत्तर देखा था उसको हम लिख के बोर्ड पे हल किए हुए थे, तो उसमें काफ़ी समय लग रहा था। तो इसको हम क्या करेंगे कि प्रश्न उत्तर को हम बोल के ही मौखिक रूप से आपके बीच आएंगे और उसको हल करके बताएंगे। कुछ क्वेश्चनों को आपको हल करना है और इस तरह यह चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो पहला जो भौतिक स्वरूप, संरचना और उच्चवच का प्रश्न उत्तर का पहला सेगमेंट शुरू होता है, वह होता है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से। वो उसमें पहला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सी चोटी भारत की में स्थित नहीं है। तो 4 चोटी है, एक K2 है, कामेट है, नर्मदा देवी है और माउंट एवरेस्ट है। तो हम चारों चोटियों पर जब देखते हैं तो इसमें क्या है, माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है। उसके बाद भारत के उत्तर पश्चिम किनारे पर हिमालय की कौन सी श्रेणी है। तो भारत के उत्तर पश्चिम किनारे पर मुख्य रूप से आपका महान हिमालय की श्रेणी है। भारत के निर्माण में कौन सा सिद्धांत सर्वमान्य है। तो भारत के निर्माण में प्लेट विवर्तनिक या प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत सर्वमान्य है। फिर उसके बाद सेंडल चोटी की ऊंचाई कितनी है, तो उसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो उसका आपका चौथा ऑप्शन घ जो 738 मीटर है वह सही है। उसके बाद उसका 5वां प्रश्न है, भारत का सबसे प्राचीनतम भूखंड है। 4 उसमें दिया हुआ है ऑप्शन। तो चारों ऑप्शन में पहला ऑप्शन आपका सही है कि प्रायद्वीपीय पठार। उस तरह आप फिर इसको वस्तुनिष्ठ सारे प्रश्नों को देख लेंगे। उसके बाद आपका लघुत्तरीय प्रश्न शुरू होता है। लघुत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न है कि हिमालय की 3 समानांतर श्रेणियों के नाम लिखें। हिमालय की 3 समानांतर श्रेणियां कौन कौन सी है, तो हम लोग चर्चा कर लिए हैं कि हिमालय की 3 समानांतर श्रेणियां 1, 2, 3 चापाकार 3 समानांतर श्रेणियां हैं जो 2500 किलोमीटर तक फैली हुई हैं और इनका नाम है महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक की श्रेणी। इसको अलग अलग भी नामों से हम विस्तृत रूप से चर्चा पूर्व के वर्ग में कर लिए हैं, इसका केवल नाम लिख देना है। उसके बाद दूसरा प्रश्न है लघुत्तरीय का कि कोंकण के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर का नाम क्या नाम है। कोंकण के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर का नाम K2 या गाडविन आस्टीन है, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। K2 कहिए या माउंट गाडविन आस्टीन कहिए, उसकी ऊंचाई आपका 8611 मीटर होता है। उसके बाद तीसरा प्रश्न है कौन सा तटीय मैदान अपेक्षाकृत अधिक चौड़ा है। तो अभी इस पर हम लोग पूर्व के कक्षा में देखे हैं कि पूर्वी तटीय मैदान अपेक्षाकृत चौड़ा है। पश्चिमी तटीय मैदान के अपेक्षाकृत पूर्वी तटीय मैदान चौड़ा है। आंसर लिखेंगे पूर्वी तटीय मैदान। फिर अगला प्रश्न है आपका चौथा प्रश्न, तटीय मैदान में स्थित 3 झीलों के नाम लिखे। तटीय मैदान में स्थित 3 झीलों के नाम आपको बताना है। तो यहाँ पे आपको
वेम्बनाड झील, पेरियार झील और यहाँ पर लैंगून चिलिका झील आता है। इन 3 झीलों का नाम लिख दीजिए, आपका आंसर पूरा हो जाएगा। फिर 5वां प्रश्न है पश्चिमी घाट पर्वत का दूसरा नाम क्या है? तो पश्चिमी घाट पर्वत का दूसरा नाम सह्याद्री है। फिर 6ठा प्रश्न है मध्य गंगा के मैदान की 4 विशेषताएं बताएं। मध्य गंगा की मैदान की 4 विशेषता बताना है कि यह जलोढ़ मिट्टी से निर्मित मैदान है, यह काफी उपजाऊ है, भारत की अन्न भंडार है, इस पर सबसे अधिक जनसंख्या रहती है और गंगा के सहायक नदियों के द्वारा यह निर्मित मैदान है। इन सारे चीजों को लिख देंगे, ये क्वेश्चन का हल हो जाएगा। फिर उसके बाद 7वां प्रश्न हिमालय और प्रायद्वीपीय पर्वतों के 2 मुख्य अंतर बताएं। हिमालय और प्रायद्वीपीय पर्वतों के 2 मुख्य अंतर बताना है। तो हिमालय जो है वह मोड़दार पर्वत का उदाहरण है, जो प्लेट विवर्तनिक घटनाओं के फलस्वरूप इसका निर्माण हुआ है और आज भी जारी है। इसका निर्माण आज भी जारी है। नवीन मोड़दार पर्वत का यह उदाहरण है। यह 33 यहाँ सागर उथला हुआ होता था, उस पर दबाव के कारण ये इस हिमालय का निर्माण हुआ है। जबकि प्रायद्वीपीय भारत का जो पर्वत है वो काफी प्राचीन है, जो गोंडवाना लैंड का भाग है। अरावली, विंध्याचल, सतपुरा, महादेव, पंचमढ़ी ये सब उसके भाग हैं और काफी प्राचीन है और महत्वपूर्ण मैदान भी है। इस तरह हम देखते हैं कि अंतर आप लिख देंगे आसानी से। उसके बाद 8वां प्रश्न है खादर और बांगर किसे कहते हैं? तो खादर, नवीन जलोढ़ को हम खादर कहते हैं, जो नदियों के द्वारा प्रतिवर्ष अपने साथ लाई गई जो भी अपशिष्ट होते हैं उनके जमा करने से उनका निर्माण होता है। और प्राचीन जलोढ़ मीन्स कभी बाढ़ आया, अब वहां पे झील हो गया, उन क्षेत्र से अब नदी दूसरे क्षेत्र से मुड़ के बह रही है, तो उस प्राचीन भूमि को ही हम बांगर के नाम से जानते हैं। प्राचीन जलोढ़ को हम बांगर कहते हैं, नवीन जलोढ़ को हम खादर के नाम से जानते हैं। 9वां प्रश्न है लघुत्तरीय का कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट में अंतर बताएं। तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट में काफी हम लोग चर्चा किए हैं इन सारे अंतरों को। पूर्वी घाट काफी चौड़ा है, पश्चिमी घाट कम चौड़ा है। पश्चिमी घाट पे काफी कटे छटे क्षेत्र हैं, इसमें लैंगून झीलों की अधिकता है और बहुत सारी पहाड़ियां हैं। पूर्वी और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल नीलगिरी पहाड़ी है। पश्चिमी घाट को हम सह्याद्री नाम से जानते हैं। पूर्वी घाट पश्चिमी से काफी चौड़ा है। इस तरह दोनों के महत्व को हम उल्लेखित करके इसके अंतरों को आसानी से दिखा सकते हैं, लिख सकते हैं। उसके बाद दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। दीर्घोत्तरीय प्रश्न में आपको 3 प्रश्न हल करने हैं। कि पहला प्रश्न है उत्तर के विशाल मैदान की विशेषताओं को लिखें। तो उत्तर के विशाल मैदान, जब हम उस वीडियो को आप देखेंगे तो उस पर विशेष रूप से चर्चा किए हैं। उन्हीं सारे बिंदुओं को आप लिख के इस प्रश्न का हल कर लेंगे कि उत्तर का विशाल मैदान प्राकृतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण और उपजाऊ है। यह गंगा ब्रह्मपुत्र, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों के नीचे से निर्मित मैदान है और यह काफी उपजाऊ मैदान है। इन नदियों के द्वारा पंजाब में जो 5 नदियों का रावी, सतलज, झेलम, ब्यास, इन सारे नदियों से इस भूमि का निर्माण हुआ है। तो इन सारे चीजों को हम विशेष रूप से वर्णन करते हुए और उसकी उपज, जनसंख्या, सारे बातों को सम्मिलित करके हम उसकी विशेषता को अच्छे ढंग से दिखा सकते हैं, लिख सकते हैं। प्रायद्वीपीय पठार को विभाजित कर किसी एक की चर्चा करें। तो प्रायद्वीपीय पठार
शीर्षक में हमने अध्ययन किया कि प्रायद्वीपीय पठार को दो भागों में बांट रहे हैं, एक मध्य पठार और दूसरा दक्कन का पठार। इन दोनों पठारों के बारे में डिटेल रूप से चर्चा हुआ है और किसी एक के बारे में आपको लिख देना है, जो वहां पर हमने वीडियो लेक्चर के माध्यम से सारी बातें बताई हैं, उसको वहां से लेके और आप इस प्रश्न का हल आसानी से अच्छे ढंग से कर लेंगे। फिर हिमालय पर्वत श्रेणी की विशेषताओं का वर्णन करें, तो हिमालय पर्वत श्रेणी की विशेषताओं का वर्णन कर देना है कि यह उत्तर से पूरब की ओर चापाकार आकृति में फैली हुई है। इसकी 3 समानांतर श्रेणियां हैं, जिसको महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक की श्रेणी के नाम से जानते हैं। जितने भी बड़े चोटी है वह महान हिमालय पर स्थित है। इसे हिमाद्री के नाम से भी जानते हैं। ग्लेशियर वगैरह नदियों का, बहुत सारे नदियों का उद्गम स्थल हिमखंड यहाँ है। उसके बाद मध्य हिमालय, जितने भी आपको पर्वतीय नगर है जो स्वास्थ्यवर्धक जलवायु वाले क्षेत्र है, जहां पे गर्मियों में हम लोग घूमने जाते हैं, वो सारे शहर इस मध्य हिमालय पे बसे हुए हैं। और शिवालिक की श्रेणी जो काफी महत्वपूर्ण है, उसका 856 वर्ग किलोमीटर एरिया बिहार में भी पड़ता है। सोमेश्वर की पहाड़ी यह काफी महत्वपूर्ण है और इन सारे क्षेत्रों में जल, वन, वनस्पति, खनिज संपदा के अकूत भंडार हैं, जिससे हमारे भारत को समृद्धि मिलती है। और फिर इधर से जो शीतलहर वगैरह आती है, उससे भी यह हिमालय रोक कर हमारे लिए खड़ा रहता है, हमको बचाता है। तो बहुत सारी चीज ये हिमालय की देन है, हिमालय पर्वत श्रृंखला की देन है। इन विशेषताओं को समाहित करते हुए इसका आंसर हम कर सकते हैं। और कुछ अलग जो इसके बाद ज्ञात करने वाले प्रश्न है कि हिमालय में पाई जाने वाली प्रमुख हिमानियों और दरों का नाम बताएं। तो इसमें हिमालय में हम जब पहला उसका अध्ययन कर रहे थे तो तीनों में अलग अलग बताए हुए थे कि बहुत सारी हिमानियां हैं, नहीं, गंगोत्री, जमुनोत्री, हिमानियों से गंगा जमुना नदियों का उद्गम हुआ है और बहुत सारे हिमखंड, ग्लेशियर हैं जिससे नदियां निकलती है। और दर्रे भी है, दर्रे जिसे पास के नाम से जानते हैं, तो उनसे सिपकिला, जोजुला, नाथुला, इन सारे दरों के माध्यम से प्राचीन काल में व्यापार होता था और उन दुर्गम रास्तों से खच्चर के माध्यम से व्यापारी आते थे और भारत से व्यापार होता था। इनका काफी महत्व है, इसको वहां हम लोग चर्चा किए हैं, उनसे आप देख के और इस प्रश्न का उत्तर आसानी से हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के उन राज्यों का नाम बताएं जो हिमालय के ऊंचे शिखर पर स्थित है। तो भारत के उन राज्य जो हिमालय के ऊंचे शिखर पर स्थित है, उन राज्यों का नाम जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड आपके हो जाते हैं। अब जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, ये सब क्षेत्रों में ये राज्य बंट गया, तो आप उन सारे राज्यों का भी नाम लिख देंगे और इस तरह यह प्रश्न हल हो जाता है। फिर अगला प्रश्न है कि मसूरी, नैनीताल, रानीखेत की स्थिति बतावें और उन राज्यों के नाम लिखें। तो आप रानीखेत, मसूरी, नैनीताल, ये सब उत्तराखंड में स्थित है और उत्तराखंड राज्य के भाग हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मसूरी, नैनीताल, रानीखेत उत्तराखंड राज्य में स्थित है। और फिर अगला है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी और किस राज्य में है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है, ब्रह्मपुत्र नदी और असम राज्य में स्थित है। उसके बाद है प्रश्न, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहां स्थित है। तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, जिसे बैरन द्वीप के नाम से हम जानते हैं।
इस तरह आप कुछ मानचित्र कार्य करने हैं और मानचित्र कार्य के प्रश्न हैं जिसको आपके लिए हम छोड़ देते हैं। मानचित्र पे इन सारे चीजों को दर्शाएंगे, चूंकि हम मानचित्र को लेके बहुत सारे चीजों को बता दिए हैं और ये प्रश्न आपके लिए है कि क्या कहाँ है इसका। पर्वत शिखर केटू, कंचनजंगा, नंगा पर्वत और नंदा देवी को आपको दिखा देना है भारत के मानचित्र पर। फिर क्या है, पठार में छोटा नागपुर, बुंदेलखंड और मालवा के पठार को दिखा देना है। छोटा नागपुर, मालवा, बुंदेलखंड का पठार, ये सब आपको दिखा देना है। फिर आपको थार का मरुस्थल, गंगा जमुना का दुआब दिखा देना है। थार का मरुस्थल यहां दिखा देंगे, गंगा जमुना का दुआब यहां दिखा देंगे। फिर कहता है अगला कि ब्रह्मपुत्र का मैदान दिखाइए, और एक और है कि पंजाब का मैदान, पंजाब और ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो ब्रह्मपुत्र का मैदान इधर हम दिखा देंगे असम वगैरह में, अरुणाचल प्रदेश, और पंजाब का मैदान आपको यहाँ पर स्थित है 5 नदियों का जो संगम है। तो अलग इस तरह हम नक्शा बना के और सारी चीजों को समाहित करके आसानी से दिखा सकते हैं। तो एक छोटा प्रयास था प्रश्न उत्तरों का समूह, जो इससे आप लाभान्वित होंगे, और आशा करते हैं कि आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ गए हैं और सारे प्रश्नों को आप आसानी से कर लेंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ हम विदा लेते हैं और पुनः अगले कक्षा में हम अगले अध्याय का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद, शुभ दिन।